हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टारगेट बाय हिमांशु पे। फ्रेंड्स, रात के 10 बजे जो हमारी जीके जीएस की क्लास रहती है उसमें अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपकी भारत की राज्य व्यवस्था। इसमें हम संविधान और भारत के राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हमने इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। फ्रेंड्स, ये जो आपकी क्लास है वो आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, डीएलएड एग्ज़ाम हो, या फिर आप किसी टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिनमें कि जनरल साइंस और जो भारत के जीके से रिलेटेड, संविधान से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, उन सभी क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल है। हम जो भी क्वेश्चंस कराते हैं वो सभी पिछली परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो इससे जो है आपको आपकी परीक्षा की तैयारी में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारे चैनल को टारगेट बाय हिमांशु को सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि टारगेट बाय हिमांशु के नाम से है उसको ज्वाइन करें ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है आपका, श्री रामनाथ कोविंद भारत के देश राष्ट्रपति हैं। आपको बताना है कि रामनाथ कोविंद जी जो हैं, जो कि वर्तमान में हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, उनका जो स्थान है वो कौन सा है। वो 16वें राष्ट्रपति हैं, 14वें राष्ट्रपति हैं, 12वें हैं या फिर 11वें राष्ट्रपति हैं। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इसका जो आपका सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका, वो 14वें स्थान के राष्ट्रपति हैं, जो कि अभी वर्तमान में भी अपने राष्ट्रपति पद पर आसीन हैं। ये एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ हैं और 25 जुलाई 2017 को इन्होंने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 एक के अनुसार पंचायतों की वित्तीय स्थिति के समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है। आपको बताना है कि हमारे संविधान में जो अनुच्छेद 243 एक है उसमें जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति से संबंधित जो भी नियम हैं उनका गठन कब किया जाता है। आपके ऑप्शन है हर छठे वर्ष की समाप्ति पर, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर, हर दूसरे वर्ष की समीक्षा पर या हर तीसरे वर्ष की समाप्ति पर। तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में के अनुसार राष्ट्रपति के पास अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति के पास जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है उसका उल्लेख जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है। आपको बताना है अनुच्छेद 123 में, अनुच्छेद 121 में, अनुच्छेद 125 में या फिर अनुच्छेद 127 में। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका अनुच्छेद 123 में इसका उल्लेख किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या होती है। आपको बताना है कि राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आपके ऑप्शन है 17, 19, 15 या फिर 12। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन डी, 12। इन 12 सदस्यों में से जो 4 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है आपका, देश को विधानसभा का 17वां करने की शक्ति होती है। आपको बताना है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो कि विधानसभा का 17वां करने की शक्ति रखते हैं। आपके ऑप्शंस हैं राज्यपाल, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। आपके अनुच्छेद 174 में के तहत राज्यपाल विधानमंडल का सत्र आमंत्रित व सत्रावधान
और इसका विघटन कर सकता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौन से राष्ट्रपति बने थे? ये पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। इसका सही उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, छठवें। नीलम संजीव रेड्डी भारत के छठवें राष्ट्रपति थे और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो कि निर्विरोध चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। आपको बताना है कि अनुच्छेद 72 जिसमें कि ये उल्लेखित किया गया है कि राष्ट्रपति बिना किसी के चरित्र बदलने के बदले बिना उसकी सजा को कम कर सकता है, तो इसे क्या कहा जाता है? मोहलत, दंड विराम, क्षमादान या फिर विनिमय। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इसका सही उत्तर रहेगा दंड विराम, मतलब किसी के दंड को वो विराम लगा सकता है, रोक सकता है किसी की सजा को, है ना। क्षमादान का मतलब ये रहेगा कि उसके जो उसका दंड है उसको उसकी अवधि कम कर देना, उसको माफ़ कर देना, है ना। जबकि दंड विराम का मतलब ये होता है कि अगर उसको कोई सज़ा सुनाई गई है तो उसको उस पर रोक लगा देना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? आपको बताना है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के चुनाव को उल्लेखित किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या फिर अनुच्छेद 74। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा आपका अनुच्छेद 63 में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? आपको बताना है भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है आपकी नागरिकता से, मौलिक अधिकार से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से या फिर संघ से। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का भाग 2 जो है वो नागरिकता से संबंधित है, जबकि भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। ये भाग 3 में उल्लेखित है और ये भाग 2 में उल्लेखित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सी अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए प्रावधान किए गए हैं? ऑप्शन है आपके चौथी अनुसूची में, 5वीं में, 8वीं में या फिर 8वीं 2 बार दिया हुआ है। तो बताइए इन तीनों में से कौन सा सही उत्तर रहेगा? तो आपका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 5वीं अनुसूची में जो है वो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के प्रावधान दिए गए हैं। मतलब इसका मतलब ये है कि 5वीं अनुसूची में जो है वो इस तरह के बातों का वर्णन किया गया है कि राष्ट्रपति उसकी अनुसार किसी भी अनुसूचित जाति क्षेत्र में वृद्धि कर सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपका, पंचायती राज को पहली बार अक्टूबर 2059 को किस जिले में पेश किया गया था? तो आपको बताना है कि सबसे पहले भारत में पंचायती राज जो है वो किस राज्य में लागू किया गया था। ऑप्शन है आपका बीड़, शादनगर, नागौर या फिर नांदेड़। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन सी नागौर। राजस्थान देश का पहला राज्य जहां पर पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर सन 1959 को की गई थी। राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? आपको बताना है कि लोकसभा की अधिकतम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है। आपके ऑप्शन है 550, 250, 552 या फिर 600। तो आपका सही उत्तर रहेगा 552। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा? 1992 का 73वां
संशोधन, 2002 का 86वां, 1993 का 74वां या फिर 1989 का 61वां संशोधन। तो बताइए सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। 73वां जो संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, उसके अंतर्गत जो है पंचायती राज को संवैधानिक निकाय बनाया गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इनमें से कौन सा पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली स्तर में नहीं आता है। ये मैंने आपको कल ही बताया है कि हमारे जो भारत में है वो पंचायती राज जो है वो 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत चलता है, जिसमें सबसे जो निचला स्तर होता है वो ग्राम पंचायत होता है, फिर उससे ऊपर ग्राम समिति होता है, फिर आता है जिला परिषद। तो यानी नागरिक परिषद इसमें सम्मिलित नहीं है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है। ऑप्शन है आपके, यह एक लिखित संविधान है, यह अनुज्ञेय है, मतलब इसको संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अनगम्य भी है, यानी कुछ भागों के रूप में, यानी इसका मूल संरचना संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला है, यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच विभाजित है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, इसे राज्य के राज्यपालों से संशोधित किया जा सकता है। तो आपको बताना है कि इन चारों ही ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही नहीं है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है वो आपका सही आंसर रहेगा, मतलब कि इसे राज्य के राज्यपाल से संशोधित नहीं किया जा सकता है, जबकि इसमें लिखा है कि किया जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। आपके ऑप्शन है औद्योगिक क्रांति, ब्रिटेन में संसदीय लोकतंत्र, रूस में समाजवादी क्रांति, अमेरिका में अधिकारों का विधेयक। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर रहेगा वो है औद्योगिक क्रांति। देखिए, ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन से हमारे भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और द्विसदनवाद को लिया गया है, जबकि रूस से जो है वो हमने मौलिक कर्तव्यों को लिया है और अमेरिका से हमने मौलिक अधिकारों को ग्रहण किया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम में मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। देखिए ऑप्शन और बताइए इसका सही उत्तर क्या रहेगा। इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर रहेगा वो है ऑप्शन डी। 66वां जो संशोधन है उसके अंतर्गत जो मतदान की आयु वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत विषय नहीं है। ऑप्शन है आपके सार्वजनिक स्वास्थ्य, परमाणु ऊर्जा, विदेश मामले या फिर युद्ध और शांति। तो इसके सही उत्तर क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। भारतीय सदन के में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम डैश सदनों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन से 100, 25, 75 या फिर 50। तो इस क्वेश्चन का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 50। अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने के लिए कम से कम 50 सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। आपके ऑप्शन से 214, अनुच्छेद 240, अनुच्छेद 244 या फिर अनुच्छेद 248। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आपका जो उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी अनुच्छेद 244।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना की अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या फिर 6 माह? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 माह। अगले प्रश्न को देखते हैं, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह कम से कम डैश साल के लिए उच्च न्यायालय या 2 अधिक ऐसे अदालतों का उत्तरवर्तन में वकील न रहा हो। तो आपको बताना है कि वो कितने साल तक इन पदों पर आसीन होना चाहिए, तब जाकर उसको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकेगा। आपके ऑप्शन है 3 साल, 5 साल, 7 साल या फिर 10 साल। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 10 साल। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? बताइए उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? आपके ऑप्शन है 64, 75, 80 या फिर 70। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 80। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे, और अगर आपका कुछ मतलब विचार है हमारे क्लासेस को लेके, आप कुछ और कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपको स्पेशली जिनके क्वेश्चंस करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए कि किस तरह के क्वेश्चंस आपको और चाहिए। हमारी इस क्लास में जो है वो हम जीके जीएस के कंबाइंड क्वेश्चंस करवाते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल पे मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की क्लास चलती है, फिर मॉर्निंग में 9 बजे हिंदी की क्लास रहती है जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा शाम को 4 बजे संस्कृत की क्लास और शाम को 6 बजे फिर मैथ्स की क्लास रहती है। तो इस तरीके से ये कुल 5 क्लासेस हमारे चैनल पे चलती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जो कि डिस्क्रिप्शन में जिसका लिंक दिया हुआ है, और हमसे जुड़िए ताकि आपको सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप सभी क्लासेस का बेनिफिट उठाते रहें। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आगे भी करते रहेंगे। सी यू, गुड नाइट। मिलते हैं सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में।